नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर ज्ञानवर्धक कहानी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से बस एक ही निवेदन है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपकी सब्सक्राइब करने से हमारा परिवार बढ़ता है और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ज्ञानवर्धक वीडियो लाने का हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, एक IAS ऑफिसर अपने जूते पॉलिश कराने एक बूढ़े मोची के पास रुकता है। वह मोची निकलता है। उसका ही सगा पिता। फिर क्या हुआ दोस्तों? जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नए अनुभव हमारा इंतजार करते हैं। कभी यह रास्ता फूलों से सजा होता है तो कभी कांटों से भरा, लेकिन जो इन कांटों पर चलना सीख लेता है वही जीवन की असली मिठास को महसूस करता है। माता पिता हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं। उनके अनुभवों में वर्षों की तपस्या और सच्चाई छुपी होती है। जो संतान उनके शब्दों को समझ लेती है वह जीवन में कभी भटकती नहीं। संस्कार और संगति, यह दो ऐसे स्तंभ हैं जो इंसान के भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि संगति गलत हो तो अच्छे संस्कार भी धुंधला जाते हैं, लेकिन यदि संस्कार मजबूत हो तो बुरी संगति भी व्यक्ति को रास्ता भटकाने में असफल रहती है। जीवन में सबसे जरूरी है सत्य और ईमानदारी। झूठ भले ही कुछ समय के लिए रास्ता आसान बना दे, लेकिन अंत में सच ही जीतता है। दोस्तों, यह कहानी है हर उस इंसान की जो अपनी गलतियों से सीखता है, जो संघर्षों में तपक कुंदन बनता है और जो जीवन के कठिन मोड़ों पर गिरकर फिर उठता है। संघर्ष ही वह आग है जो साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा या बेटी उनके सपनों को साकार करें, लेकिन कई बार बच्चों की गलतियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। हालांकि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति होती है पछतावा और सुधार। जो अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और उसे सुधारने की ठान लेता है, वह हर बाधा को पार कर सकता है। दोस्तों, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे सुधारा ना जा सके। माता पिता का आशीर्वाद हर दौलत से बड़ा होता है। संगति हमारी सोच और भविष्य दोनों को बनाती या बिगाड़ी है। संघर्ष से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। तो आइए एक ऐसी कहानी की ओर बढ़ते हैं जो आपको बताएगी कि असली सफलता क्या होती है और जीवन में असली जीत किन मूल्यों से मिलती है। अब चलिए इस प्रेरणादायक यात्रा में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि विक्रम की कहानी हमें क्या सिखाती है। राजस्थान के अमृतपुर गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती परिवार रहता था। उस परिवार में एक ही संतान थी जिसका नाम विक्रम था। विक्रम के पिताजी का नाम रामनाथ था, जो शहर में मजदूरी करते थे। उसकी माताजी का नाम कौशल्या देवी था, जो एक अस्पताल में सफाई का काम करती थी। दोनों दिन रात मेहनत करते ताकि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक अच्छा इंसान बने और उनके सपनों को साकार करें। लेकिन अफसोस, विक्रम बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था। किताबों की जगह उसकी दिलचस्पी गलियों में आवारागर्दी करने और फालतू बातों में पढ़ने में थी। स्कूल जाना उसके लिए बस एक मजबूरी थी। वह घंटों दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता और खेलकूद में अपना समय बर्बाद करता। उसकी संगति भी अच्छी नहीं थी। गली के आवारा लड़कों के साथ रहकर वह ताश पत्तों और बेकार की बातों में पड़ गया था। रामनाथ और कौशल्या देवी अपने बेटे की इस आदत से बहुत परेशान थे। वे रोज उसे समझा कि बेटा, हम अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे भविष्य को संवारने के लिए खपा रहे हैं, तुम क्यों अपना जीवन खराब कर रहे हो। लेकिन विक्रम के कानों पर ऊ तक नहीं रंगती। वह हर बार उनकी बातों को अनसुना कर देता और झूठ बोलकर बहाने बनाता। माता पिता के प्यार और उनकी मेहनत का उसे कोई एहसास नहीं था। एक दिन की बात है, रामनाथ शहर से अपनी दिन भर की मजदूरी पूरी करके घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने विक्रम को स्कूल के पीछे वाले मैदान में ताश पत्ते खेलते हुए देख लिया, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। मन में सोचने लगे, अभी कुछ कहूंगा तो इसका असर नहीं होगा, घर चलकर ही समझाऊंगा। शाम को जब विक्रम घर पहुंचा तो रामनाथ ने उससे प्यार से पूछा, बेटा तुम कहाँ थे? विक्रम ने बिना हिचकिचा झूठ बोल दिया, पिताजी मैं स्कूल में था। रामनाथ ने गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि उनका बेटा झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे एक मौका दिया और दोबारा पूछा, बेटा सच बताओ तुम कहाँ थे? विक्रम ने फिर से वही झूठ दोहराया, सच में पिताजी मैं स्कूल में ही था। झूठ का पर्दाफाश और पिता का आहत दिल। विक्रम का झूठ सुनकर रामनाथ का दिल टूट
गया उनके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बेटा, मैं सब जानता हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम स्कूल के पीछे अपने दोस्तों के साथ ताश पत्ते खेल रहे थे। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत रोते हुए अपने पिताजी के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला। रामनाथ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने विक्रम के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, मैंने और तुम्हारी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए मेहनत में लगा दी। हमने कभी तुम्हारी किसी ख्वाहिश को अधूरा नहीं रखा। फिर तुम हमें झूठ क्यों बोलते हो? तुम्हें क्या कमी थी? विक्रम कुछ नहीं बोल सका। वह सिर्फ फूट फूट कर रोता रहा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। पहली सीख और वादा विक्रम ने अपने पिताजी से हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा और आपकी मेहनत की कद्र करूंगा। रामनाथ ने उसकी आंखों में झांका और कहा, बेटा, गलती करना बुरा नहीं है। बुरा यह है कि इंसान गलती से सीखकर उसे सुधारने की कोशिश ना करे। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दो। उस रात विक्रम के मन में एक नया संकल्प जागा। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने माता पिता के सपनों को टूटने नहीं देगा। कुछ दिन तक तो ऐसा लगा कि विक्रम सुधर गया है, लेकिन बुरी आदतें इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन विक्रम फिर से उसी मैदान में पहुंच गया। वहां उसने अपने दोस्तों के साथ ताश पत्ते खेलते हुए अपना पूरा समय बर्बाद किया। लेकिन इस बार सिर्फ समय ही नहीं, उसने अपने पिताजी से मिली स्कूल की फीस के पैसे भी जुए में उड़ा दिए। अगले ही हफ्ते स्कूल से एक नोटिस आया। उसमें लिखा था कि विक्रम की फीस जमा नहीं हुई है। यह पढ़ते ही रामनाथ चौंक गए। उन्होंने तो हाल ही में विक्रम को फीस भरने के लिए पैसे दिए थे। मन में सवाल उठा, आखिर मेरे बेटे ने उन पैसों का क्या किया? जब विक्रम स्कूल से लौटा तो रामनाथ ने उससे सख्ती से पूछा, बेटा, मैंने तुम्हें फीस के पैसे दिए थे, तुमने उनका क्या किया? विक्रम ने बिना सोचे समझे फिर झूठ बोल दिया, पिताजी, मैंने फीस भर दी है, मेरे पास एक भी रुपया नहीं बचा। रामनाथ की आंखों में संदेह की लकीरें गहरी हो गई। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, अगर तुमने फीस भर दी तो फिर स्कूल से यह नोटिस क्यों आया? विक्रम ने तुरंत बहाना बना दिया, शायद स्कूल से गलती हो गई होगी। रामनाथ को विक्रम की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। अगले दिन सुबह वे सीधे स्कूल पहुंचे और प्रधानाचार्य सुरेश त्रिपाठी से मिले। प्रधानाचार्य ने कहा, रामनाथ जी, विक्रम ने अभी तक कोई फीस जमा नहीं की है, और एक और बात, वह पिछले एक सप्ताह से स्कूल भी नहीं आ रहा। यह सुनते ही रामनाथ का गुस्सा और दुख दोनों बढ़ गए। उनके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे। मेरा बेटा आखिर कर क्या रहा है? किस राह पर चल पड़ा है? अगले दिन जब विक्रम घर से स्कूल जाने के लिए निकला तो रामनाथ ने चुपचाप उसका पीछा किया। विक्रम स्कूल की तरफ जाने के बजाय उसी पुराने मैदान में पहुंच गया जहां वह ताश पत्ते खेलता था। यह देख रामनाथ का खून खोल उठा। वे तेजी से आगे बढ़े और विक्रम को उसकी शरारतों के बीच पकड़ लिया। घर लाकर रामनाथ ने विक्रम से गुस्से में कहा, तुम्हारी यह हरकतें कब तक चलेंगी? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मुझे इस आदत की लत लग गई है, मैं चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। विक्रम की यह बात सुनकर रामनाथ का सब्र टूट गया। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुझे अपनी लत प्यारी है और हमारे सपनों की कोई कीमत नहीं है तो आज से तू मेरा बेटा नहीं। गुस्से और दुख में भरे रामनाथ ने विक्रम को घर से बाहर धक्का देते हुए कहा, आज के बाद अगर तू इस घर की दहलीज पर कदम रखेगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। यह दृश्य देखकर कौशल्या देवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने रोते हुए कहा, रामनाथ हमारा इकलौता बेटा है, बुढ़ापे में हमारा सहारा वही होगा। रामनाथ ने भारी मन से कहा, कौशल्या, हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए जो हमारे खून पसीने की कमाई को बर्बाद करे और हमारे सपनों को रौ। यह अगर हमारे सपनों की कद्र नहीं कर सकता तो हम इसके साथ क्यों खड़े रहे? विक्रम अपनी मां के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। मां, पिताजी, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका और दे दो, मैं सब कुछ सुधार दूंगा। लेकिन इस बार रामनाथ का दिल पत्थर सा हो गया था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। विक्रम, तुम्हें अपनी गलती का एहसास तब होगा जब जिंदगी तुम्हें सिखाएगी। विक्रम अपनी आंखों में आंसू लिए भारी कदमों से घर से निकल पड़ा।
उसके दिल में पछतावा था, लेकिन साथ ही एक डर भी कि अब वह कहाँ जाएगा। दोस्तों, एक बात याद रखना, बुरी संगति मनुष्य को अंधकार की ओर ले जाती है। इसलिए माता पिता की मेहनत और उनके सपनों की कद्र करनी चाहिए। कहते हैं, हर गलती के बाद दूसरा मौका नहीं मिलता। घर से निकाले जाने के बाद मात्र 15 साल का विक्रम अकेला और बेसहारा था। उसका मन डर और पछतावे से भरा हुआ था। वह एक अनजान शहर मालव नगर में पहुंचा और उसे रहने के लिए सूर्योदय अनाथ आश्रम में शरण मिली। लेकिन विक्रम ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ की जिंदगी इतनी कठिन होगी। अनाथ आश्रम में उसे न सिर्फ भूख और गरीबी से लड़ना पड़ा, बल्कि अत्याचार और अपमान का सामना भी करना पड़ा। आश्रम के मैनेजर दीनानाथ शर्मा का स्वभाव कठोर था। छोटी छोटी बातों पर वह बच्चों को मारते पीटते थे। विक्रम भी उनके गुस्से का शिकार बनता। इसके अलावा वहां के बड़े बच्चे विक्रम को तंग करते, उसे बेवजह मारते और धमकाते। रात के अंधेरे में विक्रम अपनी टूटी चारपाई पर लेटकर अक्सर रोता और सोचता, काश मैंने पिताजी और माँ की बात मानी होती, काश मैं पढ़ाई पर ध्यान देता और गलत संगति से दूर रहता, तो आज मुझे यह दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन रोने से कुछ नहीं बदलता। विक्रम को अब समझ आ चुका था कि अगर उसे अपनी जिंदगी बदलनी है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, पढ़ाई और मेहनत। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं तो सिर्फ अपनी मेहनत से। अनाथ आश्रम में विक्रम ने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, क्योंकि उसने बचपन में पढ़ाई को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन अब उसके पास हार मानने का कोई विकल्प नहीं था। वह दिन रात किताबों के पन्नों में खोया रहता। उसकी मेहनत रंग लाई। जब 10वीं कक्षा का परिणाम आया तो पूरे सूर्योदय अनाथ आश्रम में पहला स्थान हासिल किया। यह खबर सुनकर आश्रम के सभी बच्चे उसके पास आए और बोले, विक्रम, तुमने सच में कमाल कर दिया, तुम हमारे लिए प्रेरणा हो। अब वही बच्चे जो उसे तंग करते थे उसके दोस्त बन गए। उन्होंने विक्रम को पढ़ाई में मदद करनी शुरू की। आश्रम के प्रधानाचार्य दीनानाथ शर्मा ने भी उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि हालात कितने भी कठिन हो, मेहनत से सब बदला जा सकता है। विक्रम ने अपनी सफलता से हौसला पाकर और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने अपनी 11वीं कक्षा में भी बेहतरीन अंक हासिल किए, लेकिन उसकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। 12वीं कक्षा के लिए विक्रम ने दिन रात एक कर दिया। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठता, किताबों से दोस्ती करता और हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश करता। आखिरकार परीक्षा का दिन आया। विक्रम पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने के लिए परीक्षा कक्ष में पहुंचा, लेकिन वहां जो हुआ उसने विक्रम के दिल को चीर कर रख दिया। कक्षा में मौजूद शिक्षक माधव सिंह ने विक्रम को रोकते हुए कहा, तुम इस क्लास में नहीं बैठ सकते, तुम्हारी जगह नीचे फर्श पर है। विक्रम ने चौंक हुए पूछा, लेकिन क्यों सर, मैंने क्या गलती की है? माधव सिंह ने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम अनाथ हो और तुम्हारी जाति छोटी है, यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं। यह सुनकर विक्रम का खून खोल उठा। उसने विरोध किया, सर, परीक्षा प्रतिभा और मेहनत से दी जाती है, जाति और पहचान से नहीं। लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया। उसकी परीक्षा की कॉपी छीन ली गई और उसे फर्श पर बैठकर परीक्षा देने के लिए मजबूर किया गया। टूटे दिल के साथ विक्रम ने यह अन्याय अनाथ आश्रम के प्रधानाचार्य दीनानाथ शर्मा को बताया, लेकिन प्रधानाचार्य ने लाचारी से कहा, बेटा, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, अगर हमने आवाज उठाई तो तुम्हारी बाकी परीक्षाएं रोक दी जाएंगी। यह सुनकर विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आंसुओं के पीछे एक आग जल रही थी। उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, मैं इस भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा। विक्रम ने उसी दिन तय कर लिया कि वह इतना बड़ा अधिकारी बनेगा कि किसी और बच्चे के साथ ऐसा भेदभाव ना हो। प्रधानाचार्य ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें इस वर्षों से चली आ रही प्रथा को तोड़ना है तो तुम्हें इतना बड़ा अधिकारी बनना होगा कि तुम्हारे हस्ताक्षर से न्याय मिले। यह बात विक्रम के दिल में उतर गई। उसने एक नया सपना देखा, मैं एक दिन बड़ा अधिकारी बनूंगा, मैं IAS बनूंगा। अब विक्रम ने अपनी पूरी जिंदगी यूपीएससी की तैयारी में झोंक दी। उसके पास ना महंगी किताबें थी, ना ट्यूशन की सुविधा, लेकिन उसके पास था दृढ़ निश्चय। वह रोज सुबह सूरज के साथ उठता और रात के सितारों के नीचे पड़ता। वह एक एक शब्द को आत्मसात करता। अनाथ आश्रम के दूसरे बच्चे उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। वे कहते, विक्रम भाई, आप एक दिन जरूर बड़े अधिकारी बनोगे।
विक्रम की मेहनत और संकल्प ने उसे एक ऐसा योद्धा बना दिया था जो अपनी तकदीर खुद लिख रहा था। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो उनकी कीमत समझते हैं। कई वर्षों की कठिन तपस्या और अनगिनत संघर्षों के बाद आखिरकार विक्रम ने अपने सपनों को सच कर दिखाया। उसने यूपीएसएससी परीक्षा पास कर ली और एक गौरवशाली आईएएस अधिकारी बन गया। यह सिर्फ एक पद नहीं था, बल्कि उसके संघर्षों और अपमान का जवाब था। वह जानता था कि एक कलेक्टर ही वह शक्ति है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकता है। पुराने जख्मों का हिसाब कलेक्टर बनने के बाद विक्रम सबसे पहले उसी स्कूल में गया जहां उसके साथ भेदभाव हुआ था। स्कूल के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसने उस दिन की बेइज्जती को याद किया जब उसे उसकी पहचान और स्थिति के कारण परीक्षा कक्ष से निकाल दिया गया था। उसने स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेश त्रिपाठी और कक्षा अध्यापक माधव सिंह को अपने कक्ष में बुलाया। माधव सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बच्चे को उसने अपमानित किया था वही आज कलेक्टर बनकर सामने खड़ा होगा। विक्रम ने सख्त लहजे में कहा, आपने शिक्षा के मंदिर में भेदभाव का जहर घोला है। शिक्षा सबका अधिकार है और आपने एक छात्र के सपनों को कुचलने की कोशिश की। उसके बाद विक्रम ने माधव सिंह को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया। प्रधानाचार्य को सख्त हिदायत दी कि आगे से स्कूल में किसी भी छात्र के साथ भेदभाव नहीं होगा। यह फैसला सिर्फ वे की जीत नहीं थी, यह उन सभी बच्चों के लिए एक संदेश था जो भेदभाव का शिकार होते हैं। इसके बाद विक्रम ने अपनी जड़ों की ओर रुख किया। वह उसी सूर्योदय अनाथ आश्रम पहुंचा जिसने उसे सहारा दिया था। वहां पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो गई। वह सीधे आश्रम के सबसे वरिष्ठ और आदरणीय व्यक्ति प्रधानाचार्य दीनानाथ शर्मा के पास गया और उनके चरण छूकर बोला, आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी दी हुई सीख और आश्रम के सासे हूं। दीनानाथ शर्मा की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस आश्रम की भी सफलता है। तुमने साबित कर दिया कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, इंसान अपनी मेहनत से अपना भाग्य बदल सकता है। कुछ समय बाद विक्रम का तबादला राजस्थान के प्रयागपुर शहर में हो गया। संयोग से प्रयागपुर वही शहर था जो उसके माता पिता के घर से गब था। एक दिन किसी सरकारी कार्य के सिलसिले में उसे अपने पुराने शहर मालव नगर जाना पड़ा। वर्षों बाद वह उसी शहर में था जहां उसकी यादें और उसके माता पिता की परछाई बसी थी। पहली ही फुर्सत में वह अपने पुराने घर गया, लेकिन वहां अब अजनबी लोग रहते थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और नए मकान मालिक से पूछा, यह घर आपने किससे खरीदा था? क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? मकान मालिक ने जवाब दिया, यह घर हमने 5 साल पहले खरीदा था। पिछले मालिक कहाँ गए, इसका हमें कोई पता नहीं। विक्रम का दिल धड़कने लगा। उसने पड़ोसी मोहनलाल से पूछा का मेरे माता पिता कहाँ हैं? क्या आप जानते हैं? मोहनलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे माँ बाप ने 5 साल पहले यह घर बेच दिया था। उसके बाद वे कहाँ गए किसी को नहीं पता, लेकिन मैंने सुना था कि शायद वे किसी वृद्धाश्रम में रहने चले गए थे। यह सुनते ही विक्रम के दिल में हुक उठी। उसने सोचा, क्या मेरे माता पिता आज किसी वृद्धाश्रम में अकेले और बेसहारा होंगे? विक्रम ने उसी क्षण तय किया कि वह अपने माता पिता को हर हाल में खोज निकालेगा। उसने मालव नगर के हर वृद्धाश्रम में जाकर अपनी मां और पिता का पता करने की कोशिश की। वह स्नेहधाम, आशापुरा, वृद्धाश्रम, प्रभात निकेतन जैसे सभी आश्रमों में गया, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं मिली। वह दिन रात उनकी तलाश में भटकता रहा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद का दीपक जल रहा था। उसने पूरे 1 सप्ताह तक बिना रुके बिना थके मालव नगर के हर गली कूचे में अपने माता पिता की तलाश की, लेकिन उसका हर प्रयास विफल रहा। हफ्तों की खोज के बाद भी जब उसे कोई सुराग नहीं मिला, तो एक दिन वह निराश होकर अपनी गाड़ी में बैठा और प्रयागपुर वापस लौटने लगा। रास्ते में सड़क किनारे उसकी नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी जो फटे पुराने कपड़ों में, जूते, उनकी झुकी कमर और कांपते हाथों ने विक्रम के दिल में कुछ अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसने तुरंत गाड़ी रुकवा और उस बूढ़े व्यक्ति के पास गया। जैसे ही वह करीब पहुंचा और उनके चेहरे को ध्यान से देखा, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। वह कोई और नहीं, उसके अपने पिताजी रामनाथ थे। विक्रम के गले से शब्द नहीं निकले, कांपते
स्वर में उसने कहा, पिताजी आपने मुझे पहचाना? रामनाथ ने अपनी धुंधली आंखों से उसे देखा और कहा, बेटा तुम कौन हो? मैंने तुम्हें कहाँ देखा है? विक्रम की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कहा, पिताजी मैं आपका वही नालायक बेटा हूं जिसे आपने घर से निकाला था। यह सुनते ही रामनाथ के हाथ से ब्रश गिर गया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा तुमने हमें पहचान लिया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें समझाने की बजाय घर से निकाल दिया। तुम्हारी माँ सही कहती थी कि तुम ही हमारे बुढ़ापे का सहारा होगे, लेकिन मैंने तुम्हारी गलती पर तुम्हें माफ नहीं किया। विक्रम ने अपने पिताजी के पैरों को छूते हुए कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बहुत अवहेलना की। आपने मुझे संभालने की लाख कोशिशें की, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। मैंने आपकी मेहनत और सपनों का मजाक उड़ाया। रामनाथ ने कांपते हाथों से विक्रम का चेहरा छूते हुए कहा, बेटा गलती सिर्फ तेरी नहीं थी, मेरी भी थी। मैंने तुझ पर गुस्सा किया, तुझे घर से निकाल दिया। शायद अगर मैं थोड़ा धैर्य रखता तो हमें यह दिन नहीं देखने पड़ते। विक्रम ने रोते हुए पूछा, पिताजी आप यहाँ इस हालत में क्यों हैं? और माँ कहाँ है? वह आपके साथ क्यों नहीं है? यह सुनते ही रामनाथ की आंखों में दर्द उमड़ आया। उन्होंने भारी दिल से कहा, बेटा जब मैंने तुझे घर से निकाला था उसके 3 साल बाद मेरी नौकरी भी चली गई, फैक्ट्री बंद हो गई और सारे कर्मचारी बेघर हो गए। कोई चारा ना देखकर मैंने अपना घर बेच दिया। हम दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में किराए पर रहने लगे, लेकिन कुछ समय बाद वह झोपड़ी भी छिन गई। रामनाथ की आवाज कांपने लगी। उन्होंने सिर झुका लिया और कहा, बेटा तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनते ही विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने कांपते स्वर में कहा, क्या मां नहीं रही? रामनाथ ने आंसू पोंछ हुए कहा, हाँ बेटा तुम्हारी मां को कैंसर हो गया था। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम उनका इलाज करवा पाते। मैंने जितना बड़ा किया, लेकिन मैं उन्हें बचा नहीं सका। वह हर दिन तुम्हें याद करती थी। उनके अंतिम शब्द भी यही थे, काश हमारा बेटा लौट आता। विक्रम फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी आवाज गले में अटक गई। उसने बिलखते हुए कहा, मां मुझे माफ कर दो। काश मैं समय रहते लौट आता। रामनाथ ने विक्रम को गले लगाते हुए कहा, बेटा मैं सबसे बड़ा असफल इंसान हूं। मैं ना अपनी पत्नी को बचा सका और ना ही अपने बेटे को संभाल सका। विक्रम ने रोते हुए कहा, नहीं पिताजी आप असफल नहीं है। आप तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर आपने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो शायद मैं आज भी वही आवारा लड़का रहता। आपकी सख्ती ने ही मुझे आज यहां तक पहुंचाया है। विक्रम ने पिताजी का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी अब दुख के दिन खत्म हुए, चलिए मेरे साथ, मैं आपको एक नया जीवन दूंगा। रामनाथ ने कमजोर में पूछा, बेटा तुम आजकल क्या करते हो? विक्रम ने गर्व से कहा, पिताजी मैं आज प्रयागपुर का कलेक्टर हूं। अब वही शहर मेरी मुट्ठी में है जिसने कभी मुझे ठुकराया था। वहां लोग मेरा सम्मान करते हैं और मेरी बात को सुनते हैं। यह सुनते ही रामनाथ की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, बेटा क्या तुम सच में कलेक्टर बन गए? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पिताजी, और यह सब आपकी सख्ती और मां के आशीर्वाद की वजह से ही हुआ है। विक्रम अपने पिताजी को गाड़ी में बैठाकर प्रयागपुर शहर लेकर आया। उसने उन्हें अपने सरकारी आवास में सम्मान और प्यार के साथ ठहराया। रामनाथ पहली बार इतनी बड़ी और सुंदर जगह पर रह रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। रामनाथ अक्सर खुद को कोसते रहते, मैंने अपने गुस्से में कितनी बड़ी गलती की, ना अपने बेटे को संभाल पाया, ना अपनी पत्नी को बचा पाया। लेकिन एक दिन विक्रम ने उनके पास बैठकर कहा, पिताजी अब खुद को मत कोस, आप ही की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आपने मुझे समय रहते सबक सिखाया, जीवन में गिरना बुरा नहीं, गिरकर उठना और अपने रिश्तों को संभालना ही असली सफलता है। दोस्तों, जीवन में समय पर मिली सीख हमें बर्बाद होने से बचा सकती है। माता पिता का प्यार और उनकी डांट दोनों हमारे भले के लिए होती। असली सफलता तब है जब हम अपने अपनों के साथ अपनी खुशी बांट सके। संघर्ष के बिना सफलता अधूरी होती है। एक दिन विक्रम ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी बस कीजिए, अब खुद को कोसना बंद कर दीजिए। जीवन में जरूरी नहीं कि हर वह चीज मिले जिसके पीछे हम भागते हैं। कभी कभी जिन चीजों के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, किस्मत से वही चीजें चलकर हमारे पास आ जाती हैं। विक्रम ने आगे कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कलेक्टर बनूंगा, वह भी वही लड़का जिसे आप नालायक कहकर घर से निकाल चुके थे, जो आपके सपनों और मेहनत का मजाक उड़ाता था।
लेकिन देखिए पिताजी, आज मैं कहाँ हूं, और सबसे बड़ी खुशी यह है कि आप मेरे साथ हैं। आपके बिना मेरी यह सफलता अधूरी थी। आज मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पाली है। आपको यह कहते हुए विक्रम ने अपने पिताजी को कसकर गले से लगा लिया। उस गले लगाने में वर्षों का बिछड़ापन, सारा दर्द और सारा प्यार समा गया। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इन आंसुओं में अब पछतावा नहीं था, बल्कि सुकून था। इसके बाद विक्रम ने अपने पिताजी को अपने साथ अपनी सरकारी कोठी में रखा। अब उनके जीवन में खुशियां लौट आई थी। विक्रम ऑफिस जाता और शाम को घर लौटते ही सबसे पहले अपने पिताजी के पास बैठता। दोनों घंटों बातें करते, कभी पुरानी यादों पर हंस तो कभी खोए हुए दिनों पर आंसू बहाते। रामनाथ भी अब गर्व से भर उठते बाजार में, जब लोग उन्हें कहते, रामनाथ जी, आपने तो एक कलेक्टर बेटे के पिता होने का गौरव पाया है, तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठती। कुछ समय बाद रामनाथ ने सोचा, अब मेरा बेटा जिंदगी के हर मोड़ पर सफल है, क्यों ना उसकी जिंदगी में एक और खुशी लाई जाए। रामनाथ ने अपने जान पहचान में एक अच्छे परिवार की संस्कारी लड़की को देखा। उसका नाम प्रिया था। वह पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारों से भरपूर थी। रामनाथ ने विक्रम से कहा, बेटा, अब मेरी इच्छा है कि तुम्हारे जीवन में एक साथी आए जो तुम्हारा सुख दुख बांटे। तुम तो मेरी दुनिया हो, लेकिन तुम्हारी दुनिया को पूरा करने के लिए एक और रिश्ता जरूरी है। विक्रम ने अपने पिताजी की बात को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उसने कहा, पिताजी, अब आपकी हर इच्छा मेरा आदेश है। आपने जो भी निर्णय लिया है वह मेरे लिए सबसे सही होगा। कुछ ही दिनों में घर में खुशियों की बहार आ गई। विक्रम और प्रिया का विवाह हुआ। पूरे प्रयागपुर में कलेक्टर साहब की शादी की चर्चा थी। शादी में अनाथ आश्रम के सभी बच्चे और कर्मचारी भी आमंत्रित थे। विक्रम ने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया था, इसलिए उसने अपनी शादी में उन सभी लोगों को बुलाया जिन्होंने उसके जीवन के संघर्षों में किसी न किसी रूप में भूमिका निभाई थी। विवाह की रस्मों के दौरान रामनाथ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू सिर्फ और सिर्फ खुशी के थे। उन्होंने ऊपर देखते हुए कहा, कौशल्या देवी अपनी दिवंगत पत्नी, देखो, आज हमारा बेटा अपने जीवन की सबसे खूबसूरत राह पर है। काश तुम होती तो यह खुशी अपनी आंखों से देख पाती। शादी के बाद विक्रम ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने उसी सूर्योदय अनाथ आश्रम के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया जिसने कभी उसे सहारा दिया था। उसने आश्रम के बच्चों के लिए एक नई लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब बनवाई। उद्घाटन के दिन विक्रम ने कहा, यह सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह मेरी संघर्ष यात्रा की नींव है। यहाँ के बच्चे बड़े होकर सिर्फ अच्छे नागरिक नहीं, बल्कि अच्छे इंसान बने, यही मेरी इच्छा है। समय बीतता गया। रामनाथ वृद्ध हो चुके थे। एक दिन उन्होंने विक्रम से कहा, बेटा, जीवन में दो चीजें कभी मत भूलना, रिश्तों की कद्र और अपने संघर्ष की कहानी। यह दोनों ही तुम्हें हर मुकाम पर मजबूत बनाएंगे। विक्रम ने सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, मैं वादा करता हूं कि आपकी हर सीख को अपनी जिंदगी का मंत्र बनाऊंगा। दोस्तों, गलतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे सीखना ही सच्ची समझदारी है। माता पिता की डांट में छुपा प्यार ही हम भविष्य का आधार बनता है। संघर्ष और धैर्य के बिना कोई सफलता अधूरी है। सफलता तब पूर्ण होती है जब हम उसे अपनों के साथ साझा करते हैं। कभी गिरो तो संभलना मत भूलना, और जब संभलो तो किसी और को गिरने से बचाना। तो दोस्तों, यह थी विक्रम की कहानी, एक लड़के से कलेक्टर बनने और फिर अपनी दुनिया को संवारने की यात्रा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।